नागरिक शास्त्र की अभ्यास सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला सवाल है, राज्य की प्रकृति और उसके कार्यों की उदारवादी अवधारणा को सर्वाधिक सुस्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने वाला विचारक इसमें से कौन है। तो आपके सामने जॉन लॉक, बेंथम, मॉन्टेस्क्यू और अरस्तू के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही जवाब इसका हो जाएगा बी, बेंथम। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक माना जाता है, लेकिन उसने भी उदारवादी राज्य के कार्यों की अवधारणा को सुस्पष्ट रूप से प्रस्तुत नहीं किया है। बेंथम ने राज्य की प्रकृति की व्याख्या के साथ साथ राज्य के कार्यों पर विस्तार से चर्चा किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है। तो राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो किया है वो है मैकियावली। व्याख्या के तौर पर आप देख सकते हैं, राज्य शब्द की व्युत्पत्ति जो होती है वो ग्रीक शब्द के स्टैटो से हुई है और इसका सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया है। तो यहाँ पर आपको 2 फैक्ट और मिलते हैं। एक है यहाँ पर पहला फैक्ट कि स्टेटो शब्द से मिलकर बना है ग्रीक भाषा के स्टेट शब्द। दूसरा है कि मैकियावली की पुस्तक का नाम क्या है, तो द प्रिंस है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्नलिखित में से किसने राज्यों का वर्गीकरण गणतंत्र, कुलीन तंत्र और राजतंत्र में किया है। तो इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका सही होगा, मॉन्टेस्क्यू। तो व्याख्या के तौर पर इसमें देख सकते हैं कि बोदा और हॉब्स ने राज्य की वास्तविक सत्ता के स्थान या संप्रभुता कितने लोगों के हाथों में है उसकी संख्या के आधार पर राज्य का त्रिदलीय वर्गीकरण किया था। ध्यान दीजिएगा, 3 रूप में किया था। एक तंत्र या कि राजतंत्र कहा गया, अभिजात तंत्र और प्रजातंत्र। मॉन्टेस्क्यू ने राज्यों के 3 प्रकार स्थिर किए हैं, जिसमें से गणतंत्र, लोकतंत्री गणतंत्र और कुलीन तंत्री गणतंत्र। राजतंत्र, निरंकुश तंत्र। लोकतंत्र के पीछे जो जनसेवा की भावना रहती है। कुलीन तंत्र का आधार संयम है। राजतंत्र का आधार सम्मान है, जबकि निरंकुश शासन का आधार होता है भय। इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा डी वाला, मॉन्टेस्क्यू। क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्नलिखित में से किसने राज्य के कार्यों के संबंध में बाधाओं को बाधित करना कहा है। बाधाओं को बाधित करना कहा है, ये सही जवाब होगा आपका विकल्प संख्या डी। ग्रीन को आप जानते हैं कि बाह्य और आंतरिक दोनों दृष्टियों से सीमित माना है राज्य को, और राज्य के कार्य सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के होने चाहिए। सकारात्मक दृष्टि से वह चाहता है कि राज्य व्यक्ति को वह कार्य करने दे जो कार्य वह करने के योग्य है, और इनके करने में जहां वह बाधाओं के कारण असमर्थ हो उन बाधाओं को दूर करे। ग्रीन जो है वो राज्य को यह अधिकार देता है कि नैतिकता के विकास के लिए उचित होने पर वह नागरिकों के कार्य में हस्तक्षेप करे और आवश्यक होने पर बल प्रयोग से भी कभी भी अपने आप को पीछे न हटाए। क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य से मेल नहीं खाता। कल्याणकारी राज्य की यहाँ पर आपको विशेषताएं दी गई हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन उससे मेल नहीं खाता है। तो इसमें सही जवाब आपका होगा डी, कल्याणकारी राज्य के लिए निजी संपत्ति के अधिकारों की समाप्ति करना। क्वेश्चन नंबर 6 में है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उदारवाद की सहमति है। उदारवाद किस प्रकार के सिद्धांत को अपनी सहमति देता है, तो वो है सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से। विकल्प संख्या यहाँ पर डी होगा। आपको बता दें कि उदारवादी विचारक राज्य को एक ऐसी संस्था मानते हैं जिसमें सब मनुष्यों या उनके समूहों ने मिलकर अपने हित और लाभ के लिए बनाया है। सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत जो है वो राज्य की उत्पत्ति के बारे में ऐसी परिकल्पना को व्यक्त करता है जिससे उदारवाद की मान्यताओं की पुष्टि होती है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, रक्त संबंध समाज का सृजन करता है और समाज अंततोगत्वा राज्य का। यह कथन सिद्धांत प्रस्तुत किया है किसने। यह कथन जो है वो किस विचारक ने प्रस्तुत किया है, तो आंसर हो जाएगा मैकाइवर। मैकाइवर ने कहा था कि रक्त संबंध समाज का सृजन करता है और समाज अंततोगत्वा राज्य का करता है।
क्वेश्चन नंबर 8 में है, हॉब्स के राजनीतिक सिद्धांत में समझौते का स्वरूप कैसा था। हॉब्स के राजनीतिक सिद्धांत में समझौते का स्वरूप एक पक्षीय था। हॉब्स ने सामाजिक समझौता सभी व्यक्ति आपस में मिलकर करते हैं। हॉब्स ने कहा, शासक या संप्रभु इस समझौते का पक्ष नहीं होता। सभी लोग अपनी अपनी शक्तियां या अधिकार संप्रभु को सौंप देते हैं। इसी कारण संप्रभु पर समझौते की शर्तें लागू नहीं होती। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में है, हॉब्स प्रथम आधुनिक विचारक है जिसने राज्य को विविध हितों का समन्वयकर्ता माना। इसमें वह उपयोगितावादी विचारों का अग्रगामी है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है वेपर का। विकल्प संख्या बी सही होगा। वेपर की एक पुस्तक है पॉलिटिकल थॉट। वेपर की पुस्तक का नाम क्या है? पॉलिटिकल थॉट। और उसमें इन्होंने लिखा है कि हॉब्स ऐसा पहला आधुनिक विचारक है जिसने राज्य को लाभों का संराधक या संरक्षक या परस्पर विरोधी हितों का मध्यस्थ बताता है, और इसमें वह उपयोगितावादियों का अग्रज है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है कि बेंथम वहाँ भी उसका उतना ही ऋणी है जितना सुख विषयक हॉब्स के विचारों का है। तो इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा बी, वेपर। वेपर की पुस्तक को आप ध्यान रखिएगा, पॉलिटिकल थॉट। क्वेश्चन नंबर 10 में है, सामाजिक संविदा के सिद्धांत को नए रूप में पुनर्जीवित किया है। तो इसका सही जवाब होगा जॉन रॉल्स ने। विकल्प संख्या ए। क्वेश्चन नंबर 11 में है, मानवीय कार्यों को आत्म संबंधी एवं अन्य संबंधी के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? तो इसमें सही जवाब होगा जे.एस. मिल। विकल्प संख्या इसमें डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में है, सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से प्रयत्न करता है। किस बात के लिए प्रयत्न करता है? आपके सामने विकल्प हैं। सही जवाब होगा बी, राजनीतिक दायित्व के आधार पर व्याख्या करने का। क्वेश्चन नंबर 13 में है, राजनीतिक सिद्धांत में ग्रीन का योगदान क्या था? तो राजनीतिक सिद्धांत में ग्रीन का योगदान है बी, राज्य को मानव विकास की सामाजिक अवस्थाएं निर्माण करने वाले एक अभिकरण के रूप में स्वीकार करना। आंसर आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में है, किसने कहा लोक कल्याणकारी राज्य दान का विषय नहीं अधिकार का विषय है? यह कथन किसका है? तो सही जवाब है ए, आशीर्वादम का विचार है। आशीर्वादम ने कहा कि लोक कल्याणकारी राज्य दान का विषय नहीं बल्कि अधिकार का विषय है। क्वेश्चन नंबर 15 में है, वास्तविक और कानूनी संप्रभुता एक साथ रह सकते हैं कि नहीं, एक दूसरे के विपरीत हैं कि नहीं, शक्ति के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं कि नहीं, या फिर इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ए, साथ साथ रह सकती हैं। वास्तविक और कानूनी संप्रभुता साथ साथ रह सकते हैं। वैधानिक संप्रभुता जो है वो विधिक दृष्टि से सर्वोच्च है, जबकि वास्तविक संप्रभुता वह सत्ता है जिसका आदेश राज्य में सभी मानते हैं, भले ही वह वैधानिक रूप से संप्रभु है या नहीं। व्यवहार में प्रायः सभी राज्य व्यवस्थाओं में इन दोनों संप्रभुताओं के एक ही स्थल पर केंद्रित होने के कारण अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता। इन दोनों में भेद क्रांति या विद्रोह के समय पता चलता है, जब वैधानिक संप्रभुता को पदच्युत कर नया व्यक्ति दल सत्ता पर कब्जा कर लेता है। उस समय राज्य ने नए शासक का आदेश ही महत्वपूर्ण होता है, जो तथ्यतः संप्रभु है न कि विधित है। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि निम्नलिखित में कौन संप्रभुता शब्द के स्थान पर सर्वोच्च शक्ति शब्द का प्रयोग किया है? टीजीटी वालों के लिए महत्वपूर्ण है। सही जवाब इसमें हो जाएगा डी, लॉक। क्वेश्चन नंबर 17 में है, विधि के क्षेत्र में अनुचित आदेश जैसा कुछ नहीं है। यह कथन क्या बताता है? तो यह कथन बताता है लोक संप्रभुता शब्द को यहाँ पर ये इंगित करता है। रूसों ने विधि को सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति माना, जिसका निर्माण व्यक्तियों के सामान्य कल्याण की दृष्टि से होता है। रूसों के अनुसार सामान्य इच्छा सदैव उचित होती है और लोक कल्याण को ध्यान में रखती है। रूसो जो है वो लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादक माना जाता है। तो यहाँ पर एक फैक्ट आप और ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है, संपत्ति के श्रम सिद्धांत का प्रथम प्रस्तुतकर्ता कौन था?
संपत्ति के श्रम सिद्धांत का सबसे पहली बार जो प्रतिपादन किया था वो है लॉक। विकल्प संख्या यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में है, नागरिक को कार्य का अधिकार है, उसे जीवित रहने के साधनों की पहुंच से बाहर छोड़ने का अभिप्राय है उसे उस चीज से वंचित करना जिसमें उसके अपने व्यक्तित्व की उपलब्धि संभव है। तो यह कथन किसका है? ये कथन है आपका क्वेश्चन नंबर 19 में आपका कथन हो जाएगा डी, लास्की। क्वेश्चन नंबर 20 में है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों का प्राचीनतम सिद्धांत है? अधिकारों का प्राचीनतम सिद्धांत इसमें से कौन सा है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा सी, प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 21 में है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां स्वतंत्रता की रक्षक हैं? स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए इनमें से कौन सी स्थितियां आवश्यक हैं? लिखित संविधान, निष्पक्ष निर्वाचन, मौलिक अधिकार पत्र, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। कूट की सहायता से आपको सही जवाब बताना है। विकल्प आपके सामने हैं, तो इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा सी, 1, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 22 में है, मार्क्स के अनुसार वर्ग का आशय लोगों के समूह से है। वर्ग, मार्क्स ने वर्ग किसको कहा है ये आपको बताना है। तो सही जवाब आपका इसमें हो जाएगा डी, जिनका आर्थिक व्यवस्था में एक सा स्थान है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी। मार्क्स ने द एंटीथ ब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्टा के अंतर्गत मार्क्स ने पूर्ण विकसित वर्ग की नकारात्मक परिभाषा इन शब्दों में दी है, जब लाखों करोड़ों परिवार ऐसी आर्थिक परिस्थितियों में रहते हैं जो उनकी जीवन पद्धति, उनके हितों और उनकी संस्कृति को अन्य समूहों से पृथक करती है और उनमें तथा अन्य समूहों में घोर विरोध पैदा कर देती हैं, तब वे एक वर्ग का रूप धारण कर लेते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब डी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में है, यूनानी विचारकों द्वारा न्याय के किस पहलू पर बल दिया गया था? तो यूनानी विचारकों द्वारा न्याय के नैतिक पहलू पर बल दिया गया। विकल्प यहाँ पर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में है, राज्य सामाजिक विकास प्रक्रिया की एक निश्चित अवस्था की उत्पत्ति है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है क्वेश्चन नंबर 24 में एंजल्स। क्वेश्चन नंबर 25 में है, मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित हुआ है। मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? इसका सही जवाब होगा ए, 1948 में, 1848 और 1847 इसको बताया जाएगा। आंसर आपका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में है क्वेश्चन नंबर 26 में है, मार्क्स के दास कैपिटल के बारे में किसने कहा था कि यह अप्रासंगिक पुस्तक है, जो विचार में न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दोषपूर्ण है बल्कि आधुनिक विश्व के लिए रुचिकर अथवा प्रयोग के योग्य नहीं है? तो ये कथन किसका है? ये कथन है लॉर्ड गिब्स का। विकल्प यहाँ पर ए आपका सही होगा। यह कहना कि पूंजीवाद की समाप्ति और उसके स्थान पर समाजवाद के आगमन से सब कुछ अपने आप अच्छा हो जाएगा, स्वप्नलोकी समाजवादी जैसे बातें करना है, मतलब कि ये एक कपोल कल्पना है। इसीलिए प्रोफेसर जे.एम. किन्स जैसे इंग्लैंड के उदारवादी अर्थशास्त्री ने मार्क्स की पुस्तक कैपिटल को अर्थशास्त्र पर एक समयातीत पाठ्य पुस्तक कहा, जो न केवल वैज्ञानिक रूप में दोषपूर्ण है परंतु आधुनिक विश्व के लिए प्रयोग के धरातल पर भी अर्थविहीन है। क्वेश्चन नंबर 27 में है, निम्नलिखित में से कौन आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थक था? आनुपातिक प्रतिनिधित्व का जो प्रबल समर्थक है वो है जे.एस. मिल। क्वेश्चन नंबर 28 में है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो सही जवाब होगा आपका सी, थॉमस हेयर। इसीलिए इसको हेयर प्रणाली भी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन महिला मताधिकार का प्रबल समर्थक था? तो महिला मताधिकार का प्रबल समर्थक है सिज़विक। विकल्प आपका बी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 30 में है, निम्नलिखित में से कौन एक जीन बलोंडैल के सामुदायिक दबाव समूह के वर्गीकरण का एक उपवर्ग है? तो इसका सही जवाब होगा ए, संस्थागत दबाव समूह। क्वेश्चन नंबर 31 में है, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दलों का व्यवहारवादी विश्लेषण किया है? तो राजनीतिक दलों का व्यवहारवादी विश्लेषण सैमुअल जे एंडरसवेल्ड ने किया है। विकल्प आपका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में है, निम्नलिखित में से कौन एक सारटोरी के राजनीतिक दलों के वर्गीकरण का आधार नहीं है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा बी, राजनीतिक दलों के कार्य। क्वेश्चन नंबर 33 में है, निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे संविधान के आवश्यक तत्व हैं? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर आपको देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 1 2 3 5। यहाँ पर 4 यानी कि परंपराओं की आवश्यकता विशेष तौर पर नहीं होती। क्वेश्चन 34 में है, संघात्मक शासन व्यवस्था का किसे विशेषज्ञ माना जाता है? तो संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ केसी व्हीयर को माना जाता है। आंसर सी। दुष्परिवर्तनशील संविधान वह है जो, अब यहाँ पर दुष्परिवर्तनशील संविधान का आपको विशेषता देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 35 में ए आंसर सही हो जाएगा। सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया से संशोधित नहीं होता है। तो दुष्परिवर्तनशील संविधान वे होते हैं जिनमें संवैधानिक और साधारण कानून में मौलिक भेद समझा जाता है और इसमें संवैधानिक कानूनों में संशोधन परिवर्तन के लिए साधारण कानूनों के निर्माण से अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो साधारण कानूनों के निर्माण की प्रणाली से थोड़ी सी कठिन होती है। क्वेश्चन नंबर 36 में है, भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसने डाला है? तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 36 में है आंसर डी, भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 37 में है, शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से किस वाद में सम्मिलित किया गया है? तो सही जवाब इसमें आप देख लीजिए कौन कौन सा वर्डिक्ट इसमें दिया गया है। आंसर आपका सी सही होगा, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1922। तो इसमें आपका सही जवाब हो गया सी, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992। क्वेश्चन नंबर 38 में है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता को भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 17 और 18 के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया है? तो अनुच्छेद 17 और 18 के जरिए सामाजिक समानता को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है, अनुच्छेद 18 और 17 के जरिए। क्वेश्चन नंबर 39 में है, भारत के निवारक निरोध के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और बताइए कि उनमें से कौन से सही हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। तो यहाँ पर आपको 1 2 3 और 4 कथन दिए गए हैं। चारों कथनों को आप ध्यान से पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ने के बाद आपको कूट की सहायता से सही आंसर देना है। आंसर आपका सही हो जाएगा सी वाला, 1 और 3 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में है, राज्य के नीति निर्देशक और मौलिक अधिकारों के बीच विवाद का सर्वप्रथम प्रश्न उठा था। कहां पर ये सबसे पहले उठा था? तो सही जवाब होगा ए, चंपक दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य के विवाद में। आंसर इसमें ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 में है, भारतीय संविधान के किस भाग या भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? सही जवाब होगा बी, प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 42 में है, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को समाविष्ट करने की संस्तुति की थी? सही जवाब होगा आपका डी, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। तो आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42nd अमेंडमेंट 1976 के माध्यम से 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया था। क्वेश्चन नंबर 43 में है, मौलिक कर्तव्यों का विचार प्राप्त किया गया है, यानी कि मौलिक कर्तव्यों को हमने कहां से ग्रहण किया है? तो आंसर इसका सी सही होगा, सोवियत समाजवादी गणतंत्र के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 44 में है, भारतीय संविधान का 79th अमेंडमेंट अधिनियम 1999 संबंधित है किससे? तो सही जवाब होगा
डी, लोकसभा और राज्यसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। आंसर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 में है, संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक किस प्रकार की ये प्रक्रिया है? तो इसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। आंसर इसमें आपका बी सही होगा। महाभियोग न्यायिक कल्प प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। महाभियोग की प्रक्रिया में एक सदन दूसरे सदन द्वारा लगाए गए आरोपों का अन्वेषण करता है और आरोपों को सिद्ध होने का संकल्प पारित करता है और तब राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होता है। इस प्रकार आरोपों पर निर्णय देना एक न्यायिक प्रक्रिया है। चूंकि संसद कोई न्यायालय नहीं है, इसीलिए यह प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 46 में है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? इस क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। शून्यकाल से संबंधित कहीं न कहीं आपकी परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है। तो शून्यकाल, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो इसमें होता है प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची में लिखे गए दूसरे कार्यों के बीच का टाइम पीरियड। अब आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय आमतौर पर शून्यकाल या इसी को जीरो आवर के नाम से जाना जाता है। दोपहर 12 बजे का समय न तो मध्याह्न पूर्व का समय होता है और न ही मध्याह्न पश्चात का। शून्यकाल 12 बजे प्रारंभ होने के कारण इसे इस नाम से जाना जाता है। शून्यकाल का यह नाम 1960 और 1970 की शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में किसी समय समाचार पत्रों में तब दिया गया था जब बिना पूर्व सूचना के अविलंबनीय लोक महत्व के विषय उठाने की प्रथा प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 47, प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार होती है। अब्राहम लिंकन द्वारा यह भाषण निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिया गया था? ये आपको बताना है। सही जवाब होगा गेट्सबर्ग में। विकल्प संख्या सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 में है, भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध किससे है? तो भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध जो है वो है जनहित मुकदमों से। विकल्प बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 में है, निम्नलिखित में से कौन से दो अनुच्छेद भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन को विनियमित करते हैं? सही जवाब होगा आपका ए 245 टू 246। अब आपको बता दें कि भारतीय संविधान का जो भाग 11 है इसमें अनुच्छेद 245 से 255 तक, 245 से लेकर 255 तक केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ पर 245 टू 256 वैसे यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन सही जवाब इसमें आप ए लगा लेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होगा तो आप हमको ज़रूर कमेंट करिएगा, इसमें आपको हम जो भी होगा इसका सही तरीके से आपको बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 50 में है, संविधान के किस संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतों में 30% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो इसमें सही जवाब आपका होगा सी 73rd अमेंडमेंट के द्वारा। संविधान के किस संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतों में 30% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो सही जवाब आपका हो जाएगा सी 73। तो ये था आपका वो 50 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसको एक बार दो बार आप सुनिएगा, देखिएगा और उसके साथ साथ में कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको नहीं पता है उनको एक डायरी में नोट कर दे चलिएगा, ताकि जब आप रिवाइज करने लगें तो वो आपको काफ़ी हेल्प कर सके। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।